मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 6, जिसके टॉपिक्स हैं सॉलिड स्टेट, एमीन्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो आवाज़ हो सकता है थोड़ी आपको हल्की किया है, ठीक है। थोड़ा चेहरे पे स्वेलिंग भी नज़र आएगी क्योंकि कुछ इन्फेक्शन हो गया है, किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो गया है उसके कारण। चलिए आइए शुरू करते हैं। आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहे पहले दो क्वेश्चंस सॉलिड स्टेट, अमीन और बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड सामने हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं रिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स 1 प्रोपेनामाइन। बेटा प्रोपेनामाइन का मतलब होता है एक ऐसी अमीन जिसमें 3 कार्बन। यदि मैं पहला कंपाउंड देखूं तो 3 कार्बन यहाँ है, 1 यहाँ है। यदि आप इसका रिडक्शन कराएंगे तो 4 कार्बन की अमीन ब्यूटेनामाइन मिलेगी। पर यदि इस कंपाउंड को देखिए तो 2 और 1 3 ही कार्बन है। यदि मैं इस कंपाउंड का रिडक्शन कराऊंगा तो आपको 3 कार्बन की अमीन प्रोपेनामाइन मिलेगी। आइए मैं रिडक्शन करके दिखाता हूं। ये लिखा है CH3 CH2C। अब ये लिखा है, एक्चुअली गलती से ये N आ गया है, इट इज H हेयर। ठीक कर देता हूं फिर भी इसे। ये N नहीं है बेटा, ये है H। ये है H, ठीक है। C H डबल बॉन्ड NOH। कुछ नहीं है, एक ऑक्साइम है। इसका रिडक्शन कराया हमने। देखिए सबसे पहले यहां से तोड़ा, H इधर दिया, H इधर दिया। यहां पर C और H के बीच का हम एक बॉन्ड रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से। C और N के बीच का एक बॉन्ड रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से। एक H इधर दिया, एक H इधर दिया। पर C और N के बीच का सिंगल बॉन्ड नॉन रिड्यूसेबल होता है। तो जरा प्रोडक्ट बना लीजिए बेटा। क्या बन गया है? आपको मिला है CH3 CH2 CH2 NH2। व्हाट इज हियर? प्रोपेनामाइन। तो इससे बनेगा 1 अमीनो प्रोपेन या 1 प्रोपेनामाइन। जबकि इससे रिएक्शन कराएंगे और CN को CH2 NH2 में बदलेंगे तो 4 कार्बन की अमीन आपको मिलेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ए का रिडक्शन कराया, प्राइमरी अमीन बनी। कह रहे कंपाउंड ए विल बी। देखिए आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से तो सेकेंडरी अमीन बनती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, साइनाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बनती है। एमाइड के रिडक्शन से भी प्राइमरी अमीन बनेगी और RNO2 भी RNS2 में कन्वर्ट हो सकता है। यानी आपका आंसर होना चाहिए B, C एंड D। ये सारे के सारे आपको प्राइमरी अमीन देंगे आफ्टर द रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। कहते हैं इथाइल अमीन इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइपोब्रोमाइड ऑन द फॉलोइंग एमाइड। कौन सी रिएक्शन है बेटा? हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या रूल था? यदि हमारे पास N कार्बन का एमाइड है तो 1 कार्बन कम यानी N-1 कार्बन की क्या बनेगी? अमीन। अब आपकी अमीन का नाम है इथाइल अमीन। इथाइल का मतलब कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स की अमीन। तो 2 कार्बन्स की अमीन बनाने के लिए कितने कार्बन का एमाइड चाहिए? 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन का एमाइड होता है प्रोपेनामाइड। फॉर्मामाइड 1 कार्बन का, एसिटामाइड 2 कार्बन का, प्रोपेनामाइड 3 कार्बन का, ब्यूटेनामाइड 4 कार्बन का। यदि मैथिल अमीन बनाती होती तो इससे बनाते बेटा हम लोग। यदि प्रोपाइल अमीन बनानी होती तो इससे बनाते। पर इथाइल अमीन बनानी है तो किससे बनाएंगे? प्रोपेनामाइड्स। यहां पर आ जाइए। कंसीडर द फॉलोइंग अमीन्स। नॉर्मल ब्यूटाइल अमीन है, इथाइल डाइमिथाइल अमीन है और डाइथाइल अमीन। ध्यान से देखिए सब आइसोमर्स हैं। और खास बात यह है कि पहली वाली प्राइमरी है, दूसरी वाली सेकेंडरी है और दूसरी वाली टर्शरी है और तीसरी वाली सेकेंडरी है। अब यदि हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा प्राइमरी अमीन्स के होते हैं। रीजन क्या होता है देख लीजिए। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जबकि सेकेंडरी अमीन में केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा है और टर्शरी अमीन में 1 भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा। तो ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाएगा अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो अट्रैक्शन कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। पर यहां पर आइए, ये सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, फिर होगा थर्ड का, देन सेकंड का।
तो जब भी बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करता है बेटा, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स आपको किसका मिलता है? प्राइमरी अमीन का, देन सेकेंडरी का, देन टर्शरी का, जब उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, बराबर होते हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट आंसर कार्बिल अमीन टेस्ट या रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होती थी, याद है आपको बेटा? प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड KOH या बेस के साथ आइसोसाइनेट बनता था। तो प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन को देते थे, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, तो ये तो देगा भाई, मिथाइल अमीन भी देगा, एनिलीन भी देगा। पर डाई मिथाइल अमीन एक सेकेंडरी अमीन है, ये बिल्कुल भी कार्बिल अमीन रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो आपका आंसर होगा चौथा, क्योंकि बाकी तो तीनों आपको देंगे, केवल लास्ट वाला है जो इस रिएक्शन या टेस्ट को नहीं देगा। क्या बात समझ में आई है बच्चा? आगे आते, कहते एक एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है, ये रही, रिएक्शन कराई जा रही है HNO2, इसकी जगह बिल्कुल NaNO2 और HCl ले सकते हैं। आइए एक ट्रिक सिखाता हूं फिर से, बोलते हैं ओहो नो रूल। कहते हैं कभी भी किसी भी कंपाउंड में यदि आपको कार्बन से NH2 दिख रहा है, लीजिए, और इसकी रिएक्शन HNO2 से करानी हो, तो आप नाइट्रोजन को दोनों साइड से ऐसे तोड़िए और कैसे ब्रेक करिए, OH ओहो नो, ऐसे करिए। यानी मैं इसे तोड़ूंगा ऐसे, HN2 को तोड़ूंगा ओहो OH NO नो, और आपको मिलेंगे क्या? प्रोडक्ट। व्हाट इज योर प्रोडक्ट? एक अल्कोहल मिलेगा, N और N मिलके नाइट्रोजन गैस बनाएंगे, और साथ में प्लस मिलेगी आपको और क्या? H2। लीजिए, यदि आपका प्रोडक्ट होगा एक अल्कोहल। बस एनिलीन इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और मैथिल अल्कोहल जब बनता है मैथिल अमीन से तो बहुत रिएक्टिव होता है HNO2 से, तो वो मैथिल नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा सारे के सारे किसमें कन्वर्ट होते हैं? अल्कोहल में, और इंटरमीडिएट फॉर्म होता है कार्बोकैटायन इस रिएक्शन में। तो जब भी हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन HNO2 से कराएंगे, आपका प्रोडक्ट फिलहाल बनेगा अल्कोहल। सवाल है, क्या सर ये रिएक्शंस केवल अमीन्स में ही पॉसिबल है, क्या और कंपाउंड में भी पॉसिबल है? तो ये और कंपाउंड्स में भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए, ये क्या है? एमाइड है। कहता है इसकी रिएक्शन HNO2 से कराएगी। क्या इसमें भी कार्बन से NH2 जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है बेटा। तोड़ दीजिए, कार्बन से लिखेंगे ओहो नो, देन व्हाट यू विल गेट? RCOOH प्लस N2 प्लस H2। मतलब यदि मैं एमाइड की रिएक्शन कराता हूं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड। और मैं प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराता हूं तो क्या बनता है? अल्कोहल। क्लियर? तो ये थी ओहो नो रूल। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपकी स्क्रीन। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी अमीन्स ओनली। देखो HNO2 से सभी रिएक्शन कर सकती हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। CH3 एंड अल्कोहलिक KOH, ये है आपका, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, कार्बिल अमीन रिएक्शन जो स्ट्रिक्टली प्राइमरी अमीन्स देते हैं और कोई। एसिड क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ कंस रूल की रिएक्शन है। प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन को देगी क्योंकि H है, सेकेंडरी अमीन भी इस रिएक्शन को देगी क्योंकि H है, पर टर्शरी अमीन इस रिएक्शन को नहीं देगी। कंस रूल का वीडियो पलट के देखिएगा, रिएक्शन आपको मिलेगी ये वाली। तो एसिड क्लोराइड के साथ प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्ट करेंगे, टर्शरी रिएक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से मेथिल आयोडाइड सभी के साथ रिएक्ट करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड ऑल सभी के साथ। लेकिन केवल प्राइमरी से कौन रिएक्ट करता है? क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। कौन सी रिएक्शन देता है? अभी अभी मैंने आपको बताया, ये आपको देता है कार्बिल अमीन टेस्ट। लीजिए, ये था आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं N एटम्स की पैकिंग की गई। इसे तो हमेशा याद रखिए, तरीका ही ये होता है। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई एटम है, दो तरह के वॉइड होते हैं, एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। यदि एक एटम है, कितना? एक, तो याद रखिए T से टेट्रा, T से 2, O से ऑक्टा, O से 1, यानी टेट्राहेड्रल वर्ड ऑक्टाहेड्रल के जस्ट डबल होते हैं। तो एक एटम के लिए 2 होते हैं टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तो N एटम के लिए 2N होंगे टेट्राहेड्रल और N होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। आगे बढ़ते,
क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहे आपके सामने। देखिए कहते हैं द क्रिस्टल सिस्टम दिया है आपको, ध्यान से देखिएगा। यदि आप इसे ध्यान से देखें तो यहां आपको मिलेगा A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। देखिए A और B बराबर है, C के बराबर नहीं है। दूसरा मिलेगा अल्फा बराबर बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा। और ये सिस्टम होता है किसके लिए? केमिस्ट्री ऑर्गेनिक टनाटन लगाइए, किसके लिए? हेक्सागोनल के। लीजिए CHM लगा के देखिए, याद है ना, आ ओ ना, ओ का मतलब अदर केस, अदर केस यानी दो साइड सेम। 322 333 322 यानी दो वाला, तो दो एंगल सेम एक डिफरेंट। याद आया कुछ बेटा? आगे बढ़ते थोड़ा सा। कहते एक सॉलिड है AB, NaCl स्ट्रक्चर है, एटम्स A ऑक्यूपाई कॉर्नर एंड एटम्स B कहाँ है? सोचिए, क्या आपको रॉक साल्ट स्ट्रक्चर याद है? कभी पढ़ा था? रॉक साल्ट में क्लोराइड होता था कॉर्नर्स पर एज वेल एज फेस सेंटर पर। विद रेस्पेक्ट टू क्लोराइड FCC कहलाता था। तो वहां Cl होता था फेस सेंटर पर एज वेल एज कॉर्नर पर, और सोडियम होते थे इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाए जाते थे कहां? दो जगह, एक बॉडी सेंटर पर, एक एज सेंटर पर। तो ये पोजीशन ऑफ एटम्स हुआ करती थी। और याद करिए जब हम रैंक निकालते थे इसकी तो 4 आती थी, यानी 4 NaCl आते थे। यानी इसका मतलब ये है कि यदि हम इस क्वेश्चन में ये बोले कि रैंक कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे कि 4 NaCl आते थे, तो यहां पर भी 4AB आएंगे। आइए मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं 4AB कैसे आएंगे। जस्ट प्रूफ। इधर अपने पास जगह है, मैं इसे यूज कर लेता हूं थोड़ा सा। तो देखिएगा एटम A आपने कहां कहां रखे हैं? 8 तो रखे हैं कॉर्नर पर, कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 इंटू 8 पर। क्या रखे हैं? A। 6 आपने रखे हैं फेस सेंटर पर, कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 इंटू 6 A। टोटल निकाल के देखिए कितने A आए? 4 आ गए। इसी तरह से यदि हम B की बात करें तो B आपने रखे हैं एज सेंटर पर। ये कहाँ रखा है बेटा? कॉर्नर पर, याद रखिएगा। और ये कहाँ है? फेस सेंटर पर। अब B कहाँ रखते थे? एज सेंटर पर। एक एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 इंटू 12 B। और कहाँ है? बॉडी सेंटर, तो एक ही होता है बेटा, तो एक B यहाँ हो गया। तो B भी कितने हो गए? 4। यानी आपके पास एक्चुअली 4 A हैं और 4 ही आपके पास क्या है? B। तो आपका फॉर्मूला हो गया AB या A4B4। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? थोड़ा सा आगे बढ़ो। वो कह रहा है इफ ऑल द फेस सेंटर एटॉम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड। कोई एक एक्सिस सोचिए, जिस कमरे में आप बैठे हैं इस समय, उसकी कोई एक्सिस ले लीजिए। एक्सिस समझते हैं? ऊपर नीचे के कोई भी दो कोने चाहिए, रूम का एक कोना ये, एक कोना, इसे एक्सिस कहते हैं, मिला दीजिए। तो उस एक्सिस से देखिए, एक एक्सिस से आपको आपके रूम में 2 दीवारें कॉमन मिलेंगी। 2 दीवारों में वो आएगा, यानी कितने फेस? 2 फेस। तो एक एक्सिस के अलोंग 2 फेस होते हैं, तो आपने 2 फेस सेंटर एटम हटा दिए। 2 फेस सेंटर हटा दिए तो यहाँ कितने फेस सेंटर बचेंगे? 6 से 2 गए 4। तो 4 की जगह ए कितने हो जाएंगे? 3। एक फेस का कंट्रीब्यूशन आधा, 2 फेस का कंट्रीब्यूशन 1, यानी 2 फेस के यदि आपने ए हटा दिए तो एक ए कम कर दिया, एक ए कम कर दिया बेटा, तो आपके पास कितने ए बचे? आपके पास ए बचे हैं केवल 3, और बी आपके पास कितने हैं? 4। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, A3B4। ये आपका फॉर्मूला। फिर समझना, एक एक्सिस, अब मेरे पास कोई क्यूब नहीं है, नहीं मैं आपको बना के दिखा देता। एक एक्सिस एक पूरी लाइन है, यानी जो एज लेंथ एक एज होती है वो होती है, और एक एज हमेशा याद रखिए एक क्यूब में 2 फेस में कॉमन होती है। और 2 फेस के सेंटर एटम हटा दीजिए। फेस पे कौन था? ए। तो आपने 2 फेस सेंटर हटाए, एक फेस का कंट्रीब्यूशन आधा, 2 फेस का 1, तो एक ए हटा दिया, तो 4 में एक ए कम हो गया, 3 ए बचे, तो फॉर्मूला है A3B4। आगे बढ़ क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। पैकिंग एफिशिएंसीज पूछ रहा है SCC, BCC, FCC की। सभी को पता होगी मेरे ख्याल से। BCC में 52% होती है, सॉरी SCC में 52% होती है, BCC में 68% होती है, जबकि FCC में 74% और HCP में भी 74% होती है। ये आंसर। आगे बढ़ते, एक कंपाउंड दिया है आपको, बहुत आसान सा सवाल। HCP पैकिंग है एंड A प्रेजेंट है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में। तो चलिए हमने ये ले लिया B। देखिए वही तरीका अभी भी अपनाऊंगा, ये ले लिया B। पैकिंग कौन सी है कोई फर्क नहीं पड़ता। A कहां प्रेजेंट है बताइए?
हाफ ऑक्टाहेड्रल, 1/3 टेट्राहेड्रल। तो एक बी के लिए दो तो हो गए टेट्राहेड्रल और एक हो गया ऑक्टाहेड्रल। T फॉर 2 टेट्राहेड्रल, O फॉर 1 ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल का कितना 1/3 यानी इसका 1/3 और ऑक्टाहेड्रल का कितना हाफ यानी 1/2। इसमें कौन से आइटम्स रखे गए हैं? A एंड A। क्लियर? दोनों को जोड़ दो भाई, कितना आएगा ये? इट इज 2/3 प्लस 1/2A। जोड़ देंगे दोनों को, 3 2 जोड़ना आता है ना, जब जोड़ेंगे तो याद आएगा 7/6A। लीजिए, यानी B कितना है? 1, A कितना है? 7/6। पूछ रहा है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, तो आइए वैल्यू रख देते हैं बेटा। आपका फॉर्मूला हो गया है BA 7/6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को, आपको मिलेगा B6 और A7। B6 और A, ये A है भाई, A7, B6 A7 तो फार्मूला है, ये रहा पहला। क्लियर है क्वेश्चन? फिर समझना, B को आपने कहा रखा है हेक्सागोनल, लेटिस पॉइंट बनाए। एक के लिए 2 टेट्राहेड्रल, एक ऑक्टाहेड्रल, 1/3 और 1/2 में A रखा गया। आपने सॉल्व करके बता दिया आंसर क्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। आइए, आसान से सवाल है दोनों। पहला, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी है। एटम ए कॉर्नर पर है यूनिट सेल के, एटम बी फेस सेंटर पर है। तो चलिए थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। तो एटम ए कॉर्नर पर है और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 इंटू 8 तो हो गए ए, यानी कितना ए आ गया? 1A आ गया। दूसरे पर आ जाइए, बी कहां पर है? फेस सेंटर्स। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और फेस होते हैं 6 बी, तो आपके पास बी हो गए हैं 3। अब कह रहा है वन ऑफ द बी एटम इज मिसिंग फ्रॉम 1 फेस ऑफ यूनिट सेल। इसका मतलब जो 6 फेस थे इनमें एक फेस का कम हो गया, तो यहां फेस बचे 5, तो ये 3 बी ना होके कितना हो गया? 5/2B। यानी हमारा केवल एक फेस का कम हुआ है बेटा, और एक फेस का कंट्रीब्यूशन आधा होता है केवल, तो यहां पे हो गया है 5/2B। आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला बताइए, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा AB 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A2B 5 आपका आंसर। आसान से, कोई डाउट वाली बात नहीं है। फिर समझ लीजिए, आपने कॉर्नर पर रखा है A को, कितने कॉर्नर है बेटा? 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। फेस पे रखा है B को 1/2 इंटू 6, एक B मिसिंग है तो 6 की जगह 5 बचे, तो 5/2 हो गया। 6 होते सब में तो कितने होते? 3। इधर आ जाइए, एज लेंथ दी है क्यूबिक सेल की, एटॉमिक वेट 120, डेंसिटी दी है। क्रिस्टल किस तरह का? देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, डेंसिटी बराबर, याद है, Z इंटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई अवागाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई AQ। ये फॉर्मूला होता है। ये Z बताता है कि कैसा है सॉलिड। यदि Z बराबर 1 है तो ये बन जाएगा SCC, Z बराबर 2 है BCC, Z बराबर 4 है FCC। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कैसा है, तो आपको Z निकालना है बेटा। क्या आपको सब कुछ गिवन है? मेरे ख्याल से तो सब कुछ गिवन है। तो डेंसिटी बताएं कितनी गिवन है आपको? डेंसिटी गिवन है 6.25 इक्वल्स टू Z बच्चा हमें निकालना है इनटू एटॉमिक वेट आपको गिवन है 120 डिवाइडेड बाई अवागाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। लीजिए ए कितना दिया है आपको? 400 पिकोमीटर। तो 400 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -8 का होल क्यूब। क्या समझ में आया है इतना बच्चा? बस केवल इसे सॉल्व करके आपको क्या निकाल लेना है? Z निकाल लेना है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z हेयर? Z कितना आएगा? ये नीचे आ जाएगा, कितना हो गया है? 6.25। ये कितना है? इंटू 6, 4 का क्यूब कर लीजिए, कितना हो गया है? 64। अब यहाँ है 10 टू दी पावर प्लस का 23 आएगा माइनस का 24, तो कितना बचेगा? 10 टू दी पावर -1 और डिवाइडेड बाई होगा 120। क्या समझ में आया है? चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। आइए इससे इसे काट देते हैं, कितना आएगा? 20। अप्रॉक्सीमेट 20 से इसे काट देते हैं, 20 इंटू 3 60 होता है,
पॉइंट कर लेंगे मेरे ख्याल से, 3 ही मान लो अप्रोक्सीमेट। पता है कितना आएगा, 6 तिया 18 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे अप्रोक्सीमेट 20 के करीब आ जाएगा बेटा। तो ये आ गया है 20 इंटू 10 टू दी पावर -1 बराबर 2, और z बराबर यदि 2 आ रहा है तो z बराबर 2 का मतलब होता है कि आपका सॉलिड किस टाइप का है, BCC टाइप का। सॉलिड में डेंसिटी का क्वेश्चन हमेशा कैलकुलेटिव होता है, थोड़े फुल टास्क टाइप कैलकुलेशन कर दिया करिए, जैसे मैंने इसको काट दिया सीधे 120 से 3 4 ऐसे करके कर दिया करिए। एक आध क्वेश्चन अभी और आएगा, मैं उसे भी सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहे आपकी स्क्रीन। कहते हैं NaCl is doped with 10 to the power -5 मोल % ऑफ LCl। जरा ये बताइए, जब आप Na हटाएंगे और Al लाएंगे, ध्यान से देखिएगा Na पे चार्ज कितना होता है, +1 +1 +1, 3 हो गया। तो इन 3 को हटाएंगे, हटाया तो आपको 3 खाली जगह मिलेंगी, और Al जब लाएंगे तो 1 Al 3 Na के बराबर होगा, तो वो 1 को तो भर लेगा पर 2 रह जाएंगी खाली। तो जितने आप एल्यूमिनियम यहां पर लाएंगे, 1 लाए तो 2 खाली होंगे, 2 लाए तो 4 खाली होंगे, 10 टू दी पावर -5 लाए तो 10 टू दी पावर -5 इंटू 2 खाली होंगे, 10 टू दी पावर -5 मोल लाए तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 मोल क्या मिलेंगी, वैकेंसीज या खाली जगह। फिर सीखना, 3 सोडियम हटाए और एल्यूमिनियम लाए तो 3 सोडियम में 1 एल्यूमिनियम कवर कर लेगा, क्योंकि +3 तो 2 सोडियम की जगह खाली पड़ी रहेगी। यानी जितने एल्यूमिनियम डालोगे, हमेशा याद रखिए, जितने एल्यूमिनियम डालोगे उसकी दुगनी वैकेंसीज मिलेंगी। तो आपने कितना एल्यूमिनियम डाला है, 10 टू दी पावर -5 मोल %। आइए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मोल % जैसा टर्म है तो सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन। तो बताइए 10 टू दी पावर -5 मोल %, पर द मीन ऑफ % का मतलब है इन 100। यानी यदि हम 100 मोल लेते हैं तो 100 मोल में हमारे पास कितना है, 10 टू दी पावर -5 मोल। तो 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में 100 से डिवाइड कर दीजिए, 10 टू दी पावर -7 मोल। ये किसकी वैल्यू आई है, एल्यूमिनियम की। वैकेंसीज कितनी होंगी, जस्ट जितना एल्यूमिनियम डालेंगे उसकी दुगनी। तो आंसर है 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 मोल, यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 मोल हटाने के लिए अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप कहेंगे सर आपने 1 मोल में क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से जरा पढ़ लीजिए एक बार। उसने पूछा है वैकेंसी पर मोल ऑफ NaCl, और ये मोल % दिया है बेटा, % मतलब 100 मोल में इतना दिया है, तो 1 मोल में कितना होगा मैंने निकाल के देखा। फिर समझ लीजिए, यदि मैं एल्यूमिनियम को डोप कर रहा हूं तो जितना एल्यूमिनियम डोप करूंगा उसकी दुगनी वैकेंसी मिलेंगी। मैंने 10 टू दी पावर -7 मोल को डोप किया तो इसकी दुगनी यानी 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 मोल वैकेंसी मिली। और मोल को हटाने के लिए मैंने सिंपल सा इस्तेमाल किया है फार्मूला। किसका फार्मूला यूज किया है बेटा, मोल की वैल्यू का, Na रख दिया है अवागाड्रो नंबर के बराबर। क्लियर है, मैं इसे हटा दूं, समझ में आया है। चलिए मुझे अगले क्वेश्चन के लिए इधर थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए बस मैं इसे हटा रहा हूं। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा आपकी स्क्रीन। फिर से डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। स्ट्रक्चर दे रहा है कॉपर पजेस FCC, तो FCC के लिए डेंसिटी बराबर होगी 4 इंटू एटॉमिक मास कॉपर का दे रहा है 63.5 डिवाइडेड बाय अवागाड्रो नंबर की वैल्यू 23 इंटू ए क्यूब। ए है 362 यानी 3.6 ले लेता हूं इंटू 10 टू दी पावर -8 का होल क्यूब। क्या समझ में आया है? आइए इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लें। इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 इंटू 64 मान लेते हैं, हटाइए थोड़ा आसान होगा करने में। नीचे कितना है 6 इंटू 3.6 का होल क्यूब। देखिए 4 का क्यूब 64 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, इनके बीच की एक वैल्यू 45-46 के करीब आएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिए, मैं इसे 46 ही मान लेता हूं, इतनी आएगी। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते, ठीक। इनटू अब बताइए यहाँ कितना है, 10 टू दी पावर 23, यहाँ कितना आएगा -24, तो 10 टू दी पावर -1 आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो वही हो जाएगा 10, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लेता हूं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इससे सॉल्व कर देता हूं, 6 से कितनी बार जाएगा भाई, अप्रोक्सीमेट
11 टाइम्स, सब कुछ 11 अप्रोक्सीमेट है। इससे इसे काट देता हूं, 12 चौक 48 होता है, लगभग 12 बार। आ रहा है समझ में? ऊपर आ गया 110, 1110, नीचे आ गया है 12 आ गया है, तो 12 9 108 होता है, तो 9 के आसपास आंसर होगी। ये रहा 8.89, 9 के आसपास। इसे कहते हैं फुल टास्क कैलकुलेशन, जल्दी जल्दी वैल्यूज मान के। आप 3.6 से भी कर सकते थे, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। केवल कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला है, बाकी केवल कैलकुलेशन है। वैल्यू रखी है बेटा और सॉल्व कर दिया। चलिए, ये रहे आपके 2 और क्वेश्चंस। पहला, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ मोनोसैकेराइड्स किस कारण से होती? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में आपने पढ़ा होगा, ये ग्रुप प्रेजेंट होता है एक्चुअली सैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स में, कार्बोनिल ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। यदि आप इसकी रिएक्शन अल्कोहल से ऐसे कराएं कि ROH, तो एक बॉन्ड तोड़ा, H यहां जोड़ा और O जोड़ा C पर, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि इस वाले कार्बन से, यानी जो कार्बोनिल वाला कार्बन है, उससे एक तो जुड़ा OH और एक जुड़ा OR, तो एक साइड में जुड़ा होता है ईथर लिंकेज। कौन सी लिंकेज है बेटा? ईथर। और एक साइड में जुड़ी होती है OH लिंकेज, यानी कौन सी लिंकेज? अल्कोहल। तो जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है हेमी एसिटल, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, यानी फैलिंग सोल्यूशन को, टॉलरेंस रिएजेंट को, इन सब के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। ये खास होती है। और यहीं पर यदि कहीं गलती से, सुनिएगा एक बार फिर से थोड़ा बढ़ा के बता देता हूं, C डबल बॉन्ड O था, C डबल बॉन्ड O है। यदि यहीं पे कहीं गलती से इसकी रिएक्शन 2 बार अल्कोहल से करा दी जाए, HOR 2 मोल, तो ये 2H ये O वाटर बना देंगे और अब आपको मिलेगा COR OR। इसे बोलते हैं एसीटल या कीटल। यदि ये ग्रुप प्रेजेंट है तो ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये कभी भी टेस्ट नहीं देता है फैलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट, इन सब के साथ। तो कहते हैं कि इसमें एक हेमी एसिटल रिंग होनी चाहिए। एनोमेरिक कार्बन का मतलब होता है सबसे पहला जो कार्बन CHO वाला होता है, उस कार्बन के अराउंड, देखिए इसे कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। जो CHO वाला सबसे पहला कार्बन है, इसके अराउंड एक हेमी एसिटल बना है। यदि हेमी एसिटल बनेगा तो हमेशा देगा वो आपको क्या? रिड्यूस। तो इसके कारण होता है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यूनिट सेल ऑफ डायमंड। बेटा एक बात याद रखिए, डायमंड का स्ट्रक्चर वही होता है जो जिंक सल्फाइड का होता है। तो जिंक कहाँ रखा जाता है? लेटिस पॉइंट, लेटिस पॉइंट मतलब कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर। और सल्फाइड कहाँ रखा जाता है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी आधे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखिएगा, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 इंटू 6 3, कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 1, तो कितने हो गए? 4। तो 4 तो हो गए यहां, और टेट्राहेड्रल वॉइड 4 के लिए कितने हो जाएंगे? डबल 8, उसमें 4 में यानी आधों में रखा जाएगा दूसरा, तो टोटल कार्बन रखे जाएंगे 8, 4 इधर 4 इधर, तो 4 तो होंगे 8 कार्बन एटम, 4 एटम फॉर्म FCC और 4 एटम ऑक्युपाइड हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दैट विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर समझ में आया है? जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर ही डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। 2 लास्ट क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ये रहे आपकी स्क्रीन पर। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डी ग्लूकोपायरानोस? पायरानोस समझते होंगे मेरे ख्याल से, 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं भैया, बीटा डी बताना है, ठीक है। बीटा डी बड़े आराम से पहचान लेते हैं। यदि ये वाला OH जो आपको यहां नजर आ रहा है, ये कहां होता है? लोअर साइड में। कहां होता है? लोअर साइड में, तो ये अल्फा होता है। और ये इसके साथ यदि अपर साइड में आ जाए तो इसी को बीटा बोल देते हैं। देखिए कहीं पे शायद अपर साइड में आएगा क्या? ये रहा सेकंड ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन। पहचानते होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे से आता होगा आपको। सिंपल सा सवाल है, क्या है ये? बीटा। क्लियर है? देखो बीटा जैसा बनता भी है, यहां से O पर आओ और वापस इस पर आओ, देखो बीटा बन गया, तो इसे बीटा कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ L ग्लूकोज? आंसर सामने है, पहला है। कैसे है आइए ये आपको थोड़ा सिखा देता हूं। पहले एक बार देख लीजिए ये आंसर है, फिर इसको दोबारा दिखाऊंगा थोड़ी देर। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ी स्पेस चाहिए। ये रही जगह। एक्चुअली यदि हम ग्लूकोज की बात करें, किसकी बात करें बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज
तो ग्लूकोज दो तरह का होता है, एक डी फॉर्म में और एक एल फॉर्म में। ये डी और एल कैसे डिजाइन होते हैं आपको याद है? जो लास्ट कायरल कार्बन है ये वाला, लास्ट वाला, सबसे लास्ट, इसके नीचे केवल CH2OH होता है। यदि इसमें OH हो राइट पे और H हो लेफ्ट में तो इसे कहते हैं डी। क्या बोलते हैं इसे? डी। और इसको पलट दो, यानी OH को लेफ्ट में ले लो, इसे राइट में, इसकी क्या बना दो? मिरर इमेज, तो उसे कहते हैं एल। जब हम ग्लूकोज को ड्रॉ करते हैं तो ग्लूकोज को ड्रॉ करने के लिए अपन परेड कराते हैं, HOH 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 की परेड। और परेड कैसे कराते हैं? इसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में डॉगी परेड। सर डॉगी परेड का क्या मतलब है? डॉगी परेड का मतलब डॉगी को बोलो छू तो परेड करता है, भागता है, तो बस वही होना है यहाँ पे। जैसे डॉगी छू का क्या मतलब? डॉगी छू का सिंपल सा मतलब होता है CHO। CHO ने छो, डॉगी को बोल दिए। अब देखिएगा ये रहा स्ट्रक्चर, सबसे नीचे कौन होता है? CH2OH। आपको D बनाना है तो D के लिए OH होना चाहिए राइट में और H होना चाहिए लेफ्ट में। क्लियर है? अब परेड करते हैं ऊपर से। हम हाइड्रोजन को रखते हैं या OH को किसी एक से, H से शुरू करते हैं, छोटा हल्का आइटम है, H से शुरू करते हैं, ठीक है? तो परेड कैसे करते हो? लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये परेड है। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट रख दिए H, बचे कौन? एक OH यहां, एक OH यहां, एक OH यहां। ये रहा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, सिंपल सा। हमेशा इन मोनोसेकेराइड्स में दो OH सेम साइड में दिखते हैं। और देखिए इतने स्ट्रक्चर से केवल नीचे वाले से देखेंगे तो आपको D नजर आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है L बनाइए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि L क्या होता है, इसका मिरर इमेज। जरा इसकी मिरर इमेज बना दी जाए भाई। चलिए देखें इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो ये तो आपको बड़े आराम से बनानी आती होगी, CHO पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बस मिरर इमेज बना, CH2OH ऐसे ही रहेगा। मिरर इमेज में क्या होगा? जो H राइट में था वो लेफ्ट में, H इधर आ गया। जो H इधर था वो इधर, OH इधर आ गया। ठीक, जो OH इधर था वो इधर, H इधर आ गया। जो OH इधर था वो इधर। लीजिए यदि ये D है तो इसकी मिरर इमेज L है। चेक कर लीजिए भाई, OH लेफ्ट में, H राइट में, क्या L हो गया? अब इस स्ट्रक्चर को बसा लीजिए आंखों में, और बस जाए तो ऊपर चलता हूं। देखो भाई इसी स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है कि नहीं। और यदि आपको दिक्कत है तो आप D बना के देख लीजिए। इसकी मिरर इमेज बनाते हैं CHO। ग्लूकोज बनाना है, याद रखिएगा, यहाँ रखेंगे CH2OH। इसकी मिरर इमेज कौन होगी? D। तो D के लिए OH होना चाहिए राइट, H लेफ्ट। सही ना? परेड शुरू करें। छू तो हो गया, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्लियर? जो बचे OH OH OH। चेक करो मिरर इमेज है इसकी या नहीं। तो ये D ग्लूकोज है तो इसकी मिरर इमेज क्या बन गई? L ग्लूकोज। क्लियर? लीजिए ये थे क्वेश्चंस कार्बोहाइड्रेट्स के, थोड़े से खत्म हो गए हैं 20 क्वेश्चन। ये टेस्ट था आज केवल यहाँ तक। अगले टेस्ट में हम लोग शायद थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और इसके आगे ऑर्गेनिक में कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि अमीन्स तक हम लोग आ चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग थर्मो के क्वेश्चन लगाएंगे 20 और साथ में होंगे थोड़े से क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।